हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर 2022 जीएस पेपर 1 डिस्कशन सीरीज। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस किया था। और इस वीडियो में लेट्स गो फर्दर एंड डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विथ रेफरेंस टू द सॉफ्टवेयर with reference to the software as a service SAS, consider the following statement। अब देखो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जनरली पता होता है जो टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। बट कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी बहुत बार आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो जिसको पता होगा वो पता होगा, जिसको नहीं पता होगा नहीं पता होगा। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी करंट वाली चीज़ें हैं न्यूज़ पढ़ो, उसमें कोई भी टर्म्स अगर मेंशन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या कुछ भी, जैसे कि 4G मेंशन है, 5G मेंशन है, न्यू टेक्नोलॉजी LTE मेंशन है, वो क्या है उसके बारे में वी हैव टू गैदर नॉलेज। कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ें इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। सो एज अ यूपीएससी एक्सपेक्ट इट्स कैंडिडेट कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें पता हो। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ बायर कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि अगर किसी को नहीं भी पता तो जस्ट से कि सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे सर्विस, किसी को तुम सर्विस कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर जैसे कोई भी सर्विस है, जैसे कि किसी का बाल काट दिया तो एज अ सर्विस है, तो उसमें तुम यूज़र के हिसाब से उसका बाल काटते हो। उसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूसली देखो, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देना हुआ कि तुम्हें मैंने बेच दिया सॉफ्टवेयर, बट एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब कंटिन्यूसली जो भी जिसने भी सॉफ्टवेयर बनाया है वो इन्वॉल्व है अपने कस्टमर से, एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड। ऑब्वियसली ये चीज़ें होनी ही चाहिए उसमें। अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो सर्विस अपने हिसाब से मैं यूज़ कर पाऊँ तभी बेनिफिशियल है। सो दिस शुड बी ट्रू। ऐसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस। आज की दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मोबाइल से एक्सेसिबल नहीं होती है, तो उसको बहुत बुरा माना जाता है। हर आदमी लैपटॉप या कंप्यूटर लेके घूम नहीं सकता है। सो ऑब्वियसली इट शुड बी एक्सेसिबल थ्रू मोबाइल। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो ये अब देखो, ये है इन्फॉर्म्ड एक गेस की तरह है। देखो, आउटवेल जैसे याहू मेल है या जीमेल हम यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह से टेक्निकली जो भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही है। वो तुम्हारा जो इंटरफेस खुलता है, जीमेल का जो इनबॉक्स खुलता है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको किसी ने डिज़ाइन किया होगा, गूगल वालों ने, और वो एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें तुम अपना फील्ड, कौन से मेल किस तरह से देखना है, वो कस्टमाइज कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ SAS ओनली। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सो अगर जिसको पता है ही विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जिसको नहीं पता है दे शुड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, बट अब एकदम ही डायर नीड में हो अटेम्प्ट करने के। सो इस तरह से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होती है करके दिमाग लगा के यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो, टेक्नोलॉजी भी है ऐसी, अब ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सबसे ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में जनरली पूछता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि पब्लिक से रिलेवेंट है, जो कि आम आदमी से रिलेवेंट है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम लोग, हर आदमी आजकल मेल यूज़ करता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जो गेम खेलते हैं वो स्ट्रीम यूज़ करते हैं, गेम रिकॉर्ड, अपना गेम खरीदने या उसको मैनेज करने के लिए। सो दीज आर जस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, उसी तरह से जो भी 4G 5G से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो दैट्स पार्ट ऑफ द मोबाइल टेक्नोलॉजी। उसी तरह से ब्लॉकचेन है, बहुत फेमस है। इट्स नॉट कि बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। आजकल हर आदमी क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करने का ट्राई कर रहा है, जिसके डूबे भी तो सबके डूबे हैं। सो यूपीएससी इस तरह के ही टेक्नोलॉजी के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछती है जो कि वाइड इम्पैक्टिंग है, आम आदमी से रिलेवेंट है और जो कि फेमस है। ठीक है, now let's discuss question number 34. Which of the following statement best reflects the idea behind the fractional orbital bombardment system? Again, जिसको आता होगा वो आता होगा, जिसको नहीं आता होगा नहीं आता होगा। But again I want to know कि मैंने इसको कैसे गेस किया था, जो कि गलत हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली I'll just tell you। इसमें fractional orbital bombardment system, अगर ये तुम if you just know about different thing, तो इसमें फ्रैक्शनल मतलब हुआ कि पूरे टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए।
ऑर्बिटल का मतलब जनरली अर्थ का ऑर्बिट ही होता है। बॉम्बार्डमेंट मतलब होता है बम गिराना। अगर कोई गेम में भी खेलता होगा जिसको वॉर चीज में इंटरेस्ट होगा तो ही नो कि बॉम्बार्डमेंट करना कहीं पे इज द बॉम्ब गिराना। सो उससे लेट्स सी मैंने गेस किया हाइपरसोनिक मिशन लॉन्च इनटू ऑर्बिट टू काउंटर एस्ट्रॉयड। तो मुझे लग रहा था कि ये सही हो सकता है क्योंकि जाके बॉम्ब गिरा रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लैनेट, कोई बॉम्बार्डमेंट नहीं हो रही यहाँ पे। Missile is put into a stable orbit around the Earth and debris around the Earth and debris over a target on the Earth. Missile is put into the stable orbit around the Earth and deorbits over a target on the Earth. अब मिसाइल गया और deorbit यानी कि bombardment का concept है, तो ये भी सही हो सकता है। A spacecraft moving along with a comet with the same speed and space as a probe ऑन इट्स सरफेस। अगेन बॉम्बार्डमेंट का यहाँ पे नहीं है तो जनरली मैं मान के चलूंगा कि ये गलत है। अब इन दोनों में कोई भी सही हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने ये मार्क किया था, जबकि सही आंसर आई गेस ये है क्योंकि जब आया था मैं तो मिलाया था आंसर। सो वही है कि अगर मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया होता तो आई वुड हैव मार्क्ड इट करेक्टली कि बम गिराना मतलब बम गिराना है, तो मिसाइल अर्थ के स्टेबल ऑर्बिट में गया और वहाँ पे बम गिरा दिया, जाके टारगेट हिट किया। So this is how sometime if you even if you don't know the actual ये system क्या है, but you know the words, ठीक है, bombardment, fractional orbital चीज़ों के बारे में, तो that's why किसी भी चीज़ को just रटना नहीं है, उसको समझना है चीज़ों के बारे में। So that way also some of the questions UPSC questions you should be able to attempt, ठीक है। Which of the following is the context in which the term qubit is mentioned? अब ये qubit बहुत फेमस है क्वांटम कंप्यूटिंग का। मुझे साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट है तो आई नो कि इसका आंसर ये है, लेकिन अगर किसी को क्वांटम टेक्नोलॉजी या इन सब क्लाउड सर्विस इन सब के बारे में पता नहीं रहेगा तो ही वुड नॉट नो क्यूबिट। सो बट द क्वांटम कंप्यूटिंग, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में क्यूरियस है तो ही नो कि दैट इज द नेक्स्ट बिग थिंग जिसके बारे में बात किया जा रहा है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक अगर जो भी एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स, अगर तुमको साइंस एंड टेक में इंटरेस्ट नहीं है, सो स्टार्ट गेटिंग मतलब स्टार्ट वो इंटरेस्ट अपना जगाओ साइंस एंड टेक में। जो भी नई टेक्नोलॉजी है कहाँ पे क्या है, वो जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं नई नई टेक्नोलॉजी पे, ब्लैक होल्स पे, क्वांटम कंप्यूटर्स पे, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे, दोज एज ए क्यूरियस सिटीजन होना चाहिए जो कि साइंस एंड टेक में, और साइंटिफिक टेम्पर रखना तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो तुम्हारा प्रीलिम्स का सिलेबस का पार्ट भी है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो जो 10th 12th वाले जो बेसिक साइंस है उसमें तो वो भी पूछ सकती है कभी यूपीएससी, बट अभी जो रिसेंट ट्रेंड उसमें वो चल रहा है कि यूपीएससी जो करंट जो वर्ल्ड में जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव पे क्वेश्चन पूछा, जो कि न्यूज़ में जो कि रिसेंट रहती हैं टेक्नोलॉजी, उस पे के बेस्ड क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। तो जिसको भी क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पता होगा ही उसके लिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए इम्पॉसिबल क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, लेट्स सी क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन जो सीसीटीवी होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर। अगर जिसको भी पता होगा जनरली न्यूज़ पढ़ता होगा तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर वो समानुमान आइडेंटिफाई करने में यूज़ होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे मॉल में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर किसी सामान में लगा होता है, अगर उसको चुरा के पॉकेट में रख के अगर बिगना वो आइडेंटिफाई निकालने गेट से क्रॉस करोगे तो इट आइडेंटिफाइज एक गिवन रेंज में। और उसी तरह से वेयर हाउस मैनेजमेंट में भी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई यूज होता है, जस्ट टू चेक कि हाँ वो समान है कि नहीं है। ये शॉर्ट रेंज में ही होता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो कि हमारा जो भी वायरलेस वाईफाई लगाते हैं घर में, उसका लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी। अब शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी जैसे अब रेडियो का ट्रांसमिशन है, टेलीविजन का ट्रांसमिशन है, दे आर लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि सीसीटीवी भी शॉर्ट रेंज में, जहाँ पे कैमरा लगा होता है वहीं पे कहीं रिकॉर्डिंग वाला भी सिस्टम होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर भी हमें पता है कि ये शॉर्ट आइडेंटिफायर रेडियो लॉन्ग रेंज में काम करता है, रेडियो ट्रांसमिशन, बट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर शॉर्ट रेंज में ही काम करता है। उसी तरह से वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये सारी चीज़ें शॉर्ट है, तो ये बेसिकली तीनों सही है। तो 1 2 3 शुड बी द आंसर। तो सी साइंस एंड टेक के कितने क्वेश्चन आते हैं, जस्ट यू शुड बी क्यूरियस। अब सीसीटीवी के इतना आता है, अगर जस्ट यू शुड नो कि अच्छा सीसीटीवी होता है वहीं पे रिकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि
कर सकते हो बहुत दूर से भी मॉनिटरिंग, बट जनरली जहाँ पे सीसीटीवी अगर किसी बिल्डिंग में रखा है तो गार्ड रूम में उसका मॉनिटरिंग होता है. सो जस्ट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि अच्छा, अगर कोई भी क्यूरियस होगा ही नो कि ये भी शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है, ये भी शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी है. और वायरलेस हमें पता है कि जो वायरलेस हमारा राउटर भी होता है, बहुत दूर चले जाओ तो नहीं मोबाइल कैच कर सकता है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है. Now let's discuss question number 37. Consider the following statement: biofilms can form on a medical implant. अब again ये बायोटेक का क्वेश्चन है, बेसिकली इन्वायरमेंट का भी पार्ट आएगा. तो अब चूंकि आजकल के टाइम में कोरोना वायरस की चीज़ में थोड़ी बहुत बायोलॉजी की जर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना इज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो बायोफिल्म्स अगर जिसने पढ़ा होगा, न्यूज़ में कभी आया होगा, तो जनरली माइक्रोब्स का एक लेयर बन जाता है, उससे रिलेटेड होता है. सो अगर बस इतना भी पता है कि माइक्रोब का लेयर है, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. अब कुछ भी नहीं पता है तो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि बायोफिल्म, अच्छा वो माइक्रोब का लेयर बन जाता है. वैसे नाम से भी लग रहा है कि कोई पॉलीथीन का फिल्म इज नॉर्मली थिन लेयर, और बायोफिल्म मतलब कोई भी लिविंग थिंग का लेयर है. तो लिविंग थिंग का थिन लेयर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही जनरली बन सकता है. सो बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू. हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं. मेडिकल इम्प्लांट्स में बायोफिल्म बन सकता है. बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस. हाँ, बन सकता है बायोफिल्म. बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब ये बात पता होनी चाहिए, बट हाँ कैन है तो हाँ, बायोफिल्म्स अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक फिल्म है, एक लेयर बन जाएगा, तो हो सकता है नीचे वाले चीज़ों को प्रिवेंट करे एंटीबायोटिक के पेनिट्रेशन को. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी ये क्रिएट कर सकता है. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. सो दिस इज हाउ, जैसे कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे जो टर्म्स है, जैसे अगर किसी ने कहीं बायोफिल्म मेंशन है, तो यू शुड बी क्यूरियस इनफ टू जस्ट गूगल इट एंड नो कि क्या है. और यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुमने गूगल करके बस पता कर लिया है, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिख रखी हो, और उसके बाद तुमने सिलेबस एज अ गुड मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, बायोफिल्म्स का पता है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है. डोंट वरी, दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग कि जो नए एस्पिरेंट हैं, जस्ट यू विल नो, जब सिलेबस पढ़ोगे यू विल गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स, बट डिस्कसिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू नो कि हाउ वी हैव टू स्टडी द सिलेबस. इट्स नॉट कि जो मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पे या जो बुक में लिखा है दैट ओनली यू हैव टू स्टडी. बट अगर न्यूज़ में भी इट्स नॉट कि सब कुछ पढ़ना है गूगल करके, बट एटलीस्ट जो न्यूज़ में जो कि फेमस, जैसे कि ये बायो वाली चीज़ें कोविड के टाइम में, जर्म्स, माइक्रोब्स, माइक्रो रेजिस्टेंस, वो जो एक ब्लैक फंगस डिजीज हो जाता है, वो सब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब पूरे देश को बैठा दी थी. तो बहुत बड़ी चीज़ें, तो एटलीस्ट बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में तो वी शुड बी क्यूरियस इनफ टू नो एवरीथिंग अबाउट इट. हर चीज़ के बारे में नहीं पता करना है, बट जो बड़ी चीज़ें हैं, जो कि वाइड इम्पैक्टिंग चीज़ें, जिनका वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट है, जो फेमस चीज़ें हैं, उनके बारे में यूपीएससी एक्सपेक्ट्स कि उसके कैंडिडेट्स को रीजनेबल नॉलेज हो. ठीक है. अगेन यूपीएससी है तो थोड़ा डेप्थ नॉलेज ही मांगेगा कि टेक्निकलिटी भी पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हाँ एक ऐप है, नहीं, थोड़ा किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, क्या है. अगर बायोफिल्म्स के बारे में भी है तो यू शुड बी कॉन्सेप्चुअली एबल टू आंसर कि ठीक है कि कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है. अगेन 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोबायोटिक्स. अगेन प्रोबायोटिक का ड्रिंक होता है, याकुट वकुट अगर जो पीते होंगे. सो अगेन वो प्रोबायोटिक चीज़ें बहुत आती हैं डाइजेशन का. इसमें कोई भी क्यूरियस सिटीजन होगा तो ही वुड हैव ट्राई टू फाइंड कि उसमें क्या होता है. और प्रोबायोटिक आर मेड फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट से तो पक्का बनता है, मैंने देखा है प्रोबायोटिक के ड्रिंक पे. बैक्टीरिया भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया. हाँ, क्यों नहीं हो सकता. द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन द फूड वी इंजेस्ट, बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन द गट. अब हमें पता है, जिसने भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा उसको पता होगा कि गट में कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं, और प्रोबायोटिक डाइजेशन में मदद करता है. तो ऑब्वियसली वो गट वाले बैक्टीरिया प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ही होंगे. तो ऐसा कह देना कि वो गट में अकर करते ही नहीं है, तब तो ऐसा हो जाता कि प्रोबायोटिक पीना नेसेसरी हो जाता प्रॉपर डाइजेशन के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है. वो हम एडिशनल यूज़ करते हैं कि और
गट वाले बैक्टीरिया को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और ज़्यादा प्रॉपर डाइजेशन के लिए है। तो ऑब्वियसली हमारे गट में भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ये कहना कि दे डू नॉट नेचुरली अकर इन गट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स, अगर 2 फॉल्स है तो ये हमारा कट गया, ये कट गया। अब इन दोनों में या तो 1 सही है, 1 हमें सर्टेनली पता है सही है। अब देखते हैं 3 सही है कि नहीं। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर, जिसने पढ़ा होगा, हाँ, प्रोबायोटिक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड शुगर। जनरली उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। प्रोबायोटिक, ईस्ट से दही बनती है, दही डाइजेस्ट करने में इजी होती है, दूध डाइजेस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर जिसको ये भी बात पता होगा तो वो ही कुड गेस कि हाँ, मिल्क के डाइजेशन में और शुगर के डाइजेशन में प्रोबायोटिक हेल्प कर देगा। तो दिस इज ट्रू, तो आई गेस सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, that is question number 39. In the context of the vaccine manufactured to prevent COVID-19 pandemic, consider the following. अब देखो COVID-19 के बेस पे क्वेश्चन आ गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया produces COVID-19 vaccine named कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। देखो कोविशील्ड पे क्वेश्चन है, स्पुतनिक 5 जो रशिया वाला, क्योंकि ये सबसे पहला वो था वैक्सीन था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये दोनों इंडिया में हम लोग को लगा था। सो यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि देखो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैक्सीन हैं अमेरिका में, यूरोप में, बट ये जो पहली वैक्सीन थी, एटलीस्ट इंडिया में जो वैक्सीन सबको लगी, उसके बारे में तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। और चूंकि यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो बस ये नहीं पता होना चाहिए कि हाँ कोरोना से बचा देता है, नहीं, यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो थोड़ी टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि कोविशील्ड mRNA प्लेटफॉर्म पे बना था, तो नहीं। जनरली अगर तुम बात के इसमें, अगर जिसने भी कोविड का न्यूज़, वैक्सीन का न्यूज़ फॉलो किया होगा, उसको पता होगा कि जनरली वैक्सीन बनाने का एक तरीका है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल के बना दो, जो कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ने वही यूज़ किया था। जो कोविड के वायरस थे उनको यूज़ करके किया था। और mRNA टेक्नोलॉजी होती है जिसमें वायरस का एक पार्ट को सिंथेसाइज करने वाला आरएनए डाल दिया जाता है, जिससे एक्चुअल वायरस यूज नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वायरस के ऊपर स्पाइक होता है, तो एमआरएनए ये क्या करेगा कि वो स्पाइक का रेजिस्टेंस बना देगा बॉडी में, वायरस का नहीं, स्पाइक का रेजिस्टेंस बना देगा। अब कोई भी वायरस आएगा जिसमें स्पाइक होगा तो उससे तुम प्रिवेंट हो जाओगे। सो इसका एमआरएनए टेक्नोलॉजी का ये एडवांटेज होता है कि वैक्सीन लेके तुमको बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वो वैक्सीन के वायरस नहीं होते। जबकि जनरली जो वायरस वाली वैक्सीन होती है उसमें चांसेस होते हैं कि वो वैक्सीन लेके भी वही बीमारी हो जाए। तो मुझे पता था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन एमआरएनए पे नहीं बनी है, तो आई नो कि दिस वाज फॉल्स। तो अगर बस मुझे ये भी पता रहता कि दिस इज फॉल्स, तो आई कुड हैव इजीली एलिमिनेटेड दीज ऑप्शन एंड मेरा आंसर आ जाता। जबकि बाकी का भी चीज़ें मुझे पता था कि ये वेक्टर बेस है। वेक्टर मतलब वही होता है जो वायरस होता है। स्पुतनिक भी वायरस बेस्ड था और कोवैक्सीन भी इनएक्टिव पैथोजन को के बेस्ड वैक्सीन थे, और सीरम इंस्टीट्यूट भी सिमिलरली इन दोनों के ही पैथोजन या वेक्टर वायरस को यूज़ करके ही बनाया गया था, वो एमआरएनए प्लेटफॉर्म पे नहीं बना था। ठीक है, सो दिस इज हाउ यूपीएससी एक्सपेक्ट्स की, मतलब जस्ट वो मतलब टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए तुमको, वो जस्ट कि बस कि क्यूरियस होने चाहिए कि अच्छा वैक्सीन कैसे काम करता है, कैसे ठीक कर देता है वो, दूसरी वैक्सीन और इस वैक्सीन में क्या डिफरेंस है। तो अगर कोई भी क्यूरियसिटी मतलब सिटीजन रहेगा, तो वो अगर यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं भी है तो ही विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, if a major solar flare reaches the earth, which of the following are the possible effect on the earth। अब देखो ये सोलर स्टॉर्म के बारे में जनरली न्यूज़ में आता है कि सोलर स्टॉर्म अगर कोई भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं या ऐसे जनरली न्यूज़ में भी आता है कि सोलर सन जो होता है वो चार्ज पार्टिकल एमिट करता है, जो कि फिर उसी को सोलर फ्लेयर करते हैं, और वो एक्चुअली कम्युनिकेशन सिस्टम से, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम वो चार्ज पार्टिकल होता है, उसकी अपनी फील्ड्स होती हैं, तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। और बहुत सारे, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी भी जब ट्रांसमिट होती है तो उसकी भी अपनी फील्ड होती है, तो बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है उससे, क्योंकि अल्टीमेटली फील्ड वाली बात है। तो जो भी चीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या कम्युनिकेशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करता है, जो कि फील्ड जनरेट करता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है ये सोलर फ्लेयर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। जीपीएस नेविगेशन टेक्नोलॉजी कुड फेल, हाँ ऑब्वियसली कम्युनिकेशन सिस्टम को फेल कर देता है। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। सुनामी
अगर किसी को भी पता होगा तो उसको पता होगा कि सुनामी अर्थक्वेक से आता है, वो सोलर फ्लेयर चार्ज पार्टिकल आके सुनामी तो नहीं ला सकते, तो ये तो 100% फॉल्स है। तो अगर ये 200% फॉल्स है तो देखो अपने आप ये वाला कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तुमको दूसरे ऑप्शन पता भी नहीं होने चाहिए और तुम कर लोगे। यानी कि तुमको जो सोलर फ्लेयर क्या होता है ये पता है कि चार्ज पार्टिकल्स आ रही हैं सन से, और सुनामी कैसे होता है, चूंकि अब सुनामी इतनी वन ऑफ द मोस्ट वो है क्या बोलते हैं डिजास्टर, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिजास्टर में से एक है, इतना कोस्टल एरिया इंडिया में सुनामी का हमेशा डेंजर है, तो यू शुड नो अबाउट सुनामी क्यों आता है। तो अर्थक्वेक से आता है, तो यू आर सर्टेन, कोई भी थोड़ा भी बहुत इनके बारे में पता होगा कि यू नो कि ये नहीं है, सो ही विल इजिली बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दिस ऐसे स्मार्टली यूपीएससी करता है ताकि जो स्मार्ट, देखो कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं जो कि रट्टू स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्मार्ट स्टूडेंट आंसर कर पाएंगे। अल्टीमेटली यूपीएससी क्वेश्चन इसी तरह से सेट करता है कि मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। तो स्मार्ट अगर बन के स्टडी करेंगे तो वी विल बी एबल टू आंसर मेनी क्वेश्चंस। ओके, now let's discuss question number 41, climate action tracker, which monitors the emission reduction pledges of different countries is a emission reduction pledge which monitors, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कुछ है जो कि मॉनिटर करता है एमिशन रिडक्शन प्लेज फॉर डिफरेंट कंट्री। अब जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ फॉलो करता होगा उसको पता होगा ये क्या है, जो नहीं फॉलो करता होगा उसको नहीं पता है ये क्या है। अब अगेन अब किसी को तुक्का मारना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तुक्का मार सकता है कि क्लाइमेट ट्रैकर है तो कहीं ना कोई डेटाबेस होगा तो मे बी ये है। बट अगेन अगर इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो उसको छोड़ देना ही बेटर है। लेकिन अगर तुक्का मारने की ज़रूरत है तो कोई भी ट्रैकर होता है जनरली, तो वो डेटा के बेसिस पे ही ट्रैक करके मॉनिटर करेगा एमिशन रिडक्शन का प्लेज कोई भी कंट्री फुलफिल करी कि नहीं करी। तो एक तरह से डेटा बेस क्रिएटेड, बाकी दूसरी चीज़ें विंग कमिटी कुछ भी हो सकता है, बट ये प्रोबेबल लग रहा है। लेकिन अगर तुमको नहीं पता है तो नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन वो ईजिली कर पाएगा कि हमेशा देखो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कम इन न्यूज़, जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई समिट होती है, मीटिंग होती है, और आजकल ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंट तो एकदम टॉप न्यूज़ में से एक है, दुनिया बचाओ के नारे लगते रहते हैं। तो जो भी उस सारी न्यूज़ को फॉलो करते होगा ही वुड नो कि ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है। तो उसमें भी अगर तुम कोई भी टर्म्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ो, जस्ट ट्राई टू फाइंड अबाउट इट कि वो है क्या, उसके बारे में क्या। अगेन देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट डिराइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क ऑफ रन्स। उसी तरह से ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में है, EP100 के बारे में है। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ सेक्रेटरिएट टू अंडर कोalition। अब अगेन ये सारे क्वेश्चन वैसे हैं कि अगर तुमको आते होंगे तो आंसर कर दोगे, बट नहीं आते होंगे तो आंसर नहीं कर पाओगे। बट अगेन यूपीएससी का क्वेश्चन यहाँ स्मार्टली फॉर्म्ड है। अगर कोई भी स्टूडेंट को इसमें से कोई एक दो भी आता होगा तो आई थिंक ही विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको पता है कि 1 फॉल्स है तो ये और ये हट जाएगा, ये सही आंसर आ जाएगा। तुमको पता है कि 2 फॉल्स है तो ये और ये हट जाएगा और ये सही आंसर आ जाएगा। तुमको पता है कि 3 फॉल्स है तो आई गेस ये और ये हट जाएगा और सही आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर तुमको पता है 4 फॉल्स है तो ये और ये हट जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। और अगर तुमको पता है कि 5 फॉल्स है तो आई गेस ये और ये हट जाएगा और ये सही आंसर आ जाएगा। तो देखो 5 पॉइंट है जबकि, लेकिन आंसर इतना अच्छे से ब्यूटीफुली यूपीएससी फॉर्म किया है। एलिमिनेशन मेथड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार क्या सही है ये जानने से ज़्यादा काम तुमको वो आ जाता है कि क्या गलत है। ठीक है, तो अगर किसी को भी इसमें से पता है कि इन 5 में से कौन सा एक पॉइंट है जो गलत है, ही विल बी सक्सेसफुली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मुझे कुछ भी नहीं पता है तो आई जस्ट लीव इट। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी कि तो नॉलेज एक्सपेक्ट करती है, बट ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि तुमको सब पता हो। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन हैं जैसे हमने ऊपर देखा तो उसमें सभी पता होगा तभी आंसर करोगे, बट जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर तुमको पार्शियल भी पता है, मतलब पार्शियल भी तुम पढ़े हो, उसके बारे में चीजें सुने हो, सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट द आइडिया इज कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो उसके बारे में पढ़ना है, उससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइमेट ग्रुप है, EP100 क्या है, या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है,
अंडर टू कोalition क्या है, कभी भी उसके न्यूज़ में इनके बारे में मेंशन है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट देम। सो अगर किसी ने इनमें से किसी एक के बारे में भी फाइंड कर रखा होगा और उससे पता चल गया कि ये एक पॉइंट गलत है, he would have been able to attempt this question. So let's discuss question number 42. If rainforest and tropical forest are the lungs of earth, ठीक है, lungs है अर्थ का, then surely wetland function as its kidney. wetland function करता है as a kidney. Which one of the following function of the wetland is better reflect the above statement? तो above statement सबसे पहले wetland का पूछ रहा है कौन सा function above statement को, wetland के बहुत सारे function होंगे लेकिन इस statement को कौन सा function wetland का ये करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो अब पता है कि लंग्स क्या करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेटलैंड किडनी है। किडनी अल्टीमेटली क्या करता है, किडनी फिल्टर आउट करता है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उसको फिल्टर आउट करता है बॉडी से, उसको किडनी फिल्टर आउट करता है ताकि तुम्हारा ब्लड प्योर रहे। तो तुमको अगर किडनी का फंक्शन पता है, ऑब्वियसली कोई भी क्यूरियस सिटीजन मतलब होगा जिसको अपने बॉडी के बारे में थोड़ा सा एटलीस्ट हार्ट, किडनी, लिवर क्या करता है ये पता होना चाहिए। तो अगर तुमको पता है कि किडनी का क्या है तो तुमको ये पता होगा कि किडनी फिल्टर करता है। तो यानी इसमें से वो वाला पॉइंट जो कि फिल्टरेशन से रिलेटेड है वही वेटलैंड का पॉइंट यूपीएससी पूछ रही है कि उसको तभी एज ए किडनी। तो वेटलैंड साइकिल इन द वेटलैंड, द वाटर साइकिल इन द वेटलैंड इन्वॉल्व्स सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकोलेशन एंड इवेपोरेशन, यहाँ कोई फिल्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है। एल्गे फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच द फिश विश करते हैं, यहाँ भी फिल्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है। वेटलैंड प्ले द वाइटल रोल इन मेंटेन सेडिमेंटेशन बैलेंस, सेडिमेंटेशन का बैलेंस बट फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है। एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हेवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट। अब देखो एक्वेटिक एब्जॉर्ब्स हेवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ये एक तरह से फिल्ट्रेशन क्लीनिंग का काम कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में कोई भी हेवी मेटल है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एक्वेटिक प्लांट, जो कि ऑब्वियसली एक्वेटिक प्लांट वेटलैंड में होता है। सो यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला काम कर रहा है जो कि किडनी का काम होता है। तो अगर तुमको ये सारे वेटलैंड के कैरेक्टरिस्टिक हैं लेकिन इसमें से किडनी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। In the context of the WHO air quality guideline, consider the following. अब WHO air quality guidelines, दिल्ली की पॉल्यूशन इतनी है, इंडिया में इतनी पॉल्यूटेड सिटी है, तो कोई भी क्यूरियस जो कैंडिडेट होगा न्यूज़ में, ही शुड नो अबाउट, ठीक है, WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या हैं, PM 2.5 पार्टिकल क्या होता है, PM 10 पार्टिकल क्या होता है। सो PM 10 बड़ा पार्टिकल होता है, PM 2.5 छोटा पार्टिकल होता है, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। नाउ लेट्स सी, 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड दिस। अब देखो ये या तो पता हो, अगर याद था तो था, बट अगर नहीं है तो लेट्स सी काम चल सकता है कि नहीं, मतलब पढ़ा तो ऐसा कुछ होता है बट एग्जैक्टली 15 और 5 है कि नहीं है ये श्योर नहीं हूँ। इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। आई एम नॉट सर्टेन इंक्लीमेंट वेदर क्या होता है, उसमें ओजोन का हाईएस्ट होता है कि नहीं होता है। PM 10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब लंग बैरियर और इन ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाने के लिए तुम्हारे जो पार्टिकल होने चाहिए वो बहुत छोटे होने चाहिए। तो मुझे पता है चूंकि मैंने PM 2.5 और PM 10 के बारे में पढ़ रखा है, तो आई नो कि PM 2.5 इसलिए खतरनाक है कि ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली 2.5 ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, तो 2.5 इज़ द वन जो कि ब्लड या इसमें घुस जाएगा। PM 10 ज़्यादा से ज़्यादा नाक वाक में फंस के रह जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में तो नहीं घुसेगा, इतना छोटा नहीं होता। दिस पॉइंट इज फॉल्स, आई नो। सो दैट सी ये पॉइंट मुझे पता है फॉल्स है, तो ये कट गया, ये कट गया मेरा। अब या तो बी सही है या तो डी सही है, क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है। आई नो फॉर सर्टेन कि 1 तो पक्का ट्रू है। अब मुझे डिसाइड करना है कि 4 ट्रू है या 2 ट्रू है। तो 2 के बारे में मैं सर्टेन हूँ। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर एस्थमा। जिसने भी ओजोन इन्वायरमेंट के बुक में शंकर IAS में शंकर IAS की बुक होती है उसमें ओजोन के बारे में पता होता है कि उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है। उसके बारे में है कि वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम और एस्थमा को ट्रिगर करता है। सो दैट आई हैड स्टडी, तो आई नो कि ओजोन का ये वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट है कि जब ऊपर रहता है तब तो अल्ट्रावायलेट रे से बताता है, बट जब नीचे आता है तो सांस की दिक्कत करता है। तो एस्थमा इज मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम ओनली। सो दिस आई नो इज ट्रू, तो 4 ट्रू है, तो आई नो दैट पॉइंट बी इज ट्रू। सो दिस इज हाउ कि कोई पॉइंट तुमको फॉल्स पता है उससे कुछ एलिमेंट हो गया, एंड देन फर्दर दिस इज हाउ वी अटेम्प्ट UPSC
paper. Let's discuss question number 45 with reference to the Gucci sometime mentioned in the news, consider the following statement. अब देखो Gucci वैसे लगेगा बैग का ब्रांड है, बट ये एक फंगस है, और शायद कोई सेलिब्रिटी थी, उसने अपने ट्वीट में मेंशन किया था Gucci, और फिर बाद में बहुत प्राउडली बता रही थी कि देखो मेरे ट्वीट से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, बट ऑब्वियसली उसने ट्वीट किया होगा, बट ये चीज़ें पहले से है। इट इज़ अ फंगस, चूँकि मुझे पता था कि फंगस बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, सो मतलब इसमें था ये भी ट्रू है, इट इज़ अ फंगस और इट ग्रोज इन हिमालयन एरिया, ये भी ट्रू है। इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड, ये फॉल्स है। कमर्शियली कल्टिवेटेड, अगर कमर्शियली कल्टिवेटेड होता तो बहुत फेमस होता, जनरली गुची के बारे में नहीं पता था, तो इससे मैं फॉल्स करके ये तो बता दूंगा कि ये दोनों गलत है, बट अगेन मुझे ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ट्रू, इन दोनों में से कौन सा ट्रू है। ये फंगस है कि एक जनरल ट्री है, तो इसमें भी अल्टीमेटली ये दोनों, अगर मुझे इससे पता है कि ये कमर्शियली नहीं है तो ये दोनों पॉइंट कट गया। अब वन दोनों में कॉमन है, तो मुझे ये पता है कि ये फंगस है, ये तो ट्रू है, बस इस पे मेरा क्वेश्चन अटक जाएगा। अगर मुझे पता है कि ये हिमालयन फॉरेस्ट में होता है तब ये ट्रू है, और नहीं होता है तो नहीं है, तो फॉल्स है। बट आई न्यू कि वेस्टर्न घाट में तो उतना फेमसली नहीं है, तो हिमालयन वाले में ही ऐसे रेयर चीज़ें मिलती हैं, सो दैट्स व्हाई एग्जाम में मैंने ये मार्क किया था और लकीली आगे सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग, सो जस्ट थोड़ा बहुत दिमाग से, जैसे कि कमर्शियली कल्टीवेटेड नहीं होता है, चूंकि हमें पता, अच्छा कमर्शियली होता तो वो चीज़ें फेमस होती, कॉफ़ी चावल दाल के जैसे, तो अगर नहीं है फेमस उतनी तो ऑब्वियसली कमर्शियली कल्टीवेटेड, जैसे सैफरॉन रेयर है बट कमर्शियली कल्टीवेटेड होता, तो हम सबको पता है सैफरॉन के बारे में, तो नहीं होता है। अगर इस बात का तुमको इतना भी आइडिया हो गया कि यार गुची इतना फेमस तो नहीं सुना, तो कमर्शियली नहीं होता होगा, तो तुम इस बात से ये दोनों पॉइंट एलिमिनेट कर दिए, और तुम्हारा वन, ये फंगस है कि नहीं है, ये इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि बचे दोनों ऑप्शन में ये था। तो जस्ट अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये हिमालयन फॉरेस्ट में ग्रो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये पता होगा, जब भी हिमालयन फॉरेस्ट की बात जब पढ़ोगी ज्योग्राफी में, तो वी नो कि वहाँ पे बहुत सारे रेयर स्पीशीज मिलते हैं, तो उससे वी कैन गेस कि हाँ ये अगर रेयर है तो ये वहीं पे होगा। सो दिस इज हाउ वी समटाइम टेक द कैलकुलेटेड रिस्क और इन्फॉर्म्ड गेस, ओके, वरना आता है तो दैट इज द बेस्ट थिंग। विद द रेफरेंस टू द पॉलीथीन टेरिफ्थलेट, जो कि जनरल पॉलीथीन होता है, प्लास्टिक की बात कर रहा है, द यूज ऑफ विच इज सो वाइडली इन आवर डेली लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो जनरली पीईटी बोतल होती है, प्लास्टिक की बोतल होती है, उसकी बात कर रहा है। लेट्स से इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विथ वुल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टी। हाँ, प्लास्टिक यूज कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, कैन बी यूज, कैन है, सो और प्लास्टिक यूज करने से उनकी प्रॉपर्टी होगी इम्प्रूव ही होंगी, तो मे बी ये ट्रू है। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज स्टोर इन एल्कोहलिक ब्रेवरेज, आई एम नॉट श्योर, वरना फिर शीशा की बोतल की जगह प्लास्टिक की बोतल में ही अल्कोहल होता है, बट जनरली वी सी की प्लास्टिक की बोतल में चाहे सस्ता हो महंगा हो अल्कोहल नहीं होता है, अल्कोहल जनरली शीशे के बोतल में होता है, सो दिस अपीयर्स टू बी फॉल्स, ओके, कि अल्कोहल तो नहीं कर सकते। बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट, हाँ प्लास्टिक की बोतलें हो सकती है। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड बाय इंसरनेटिंग विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस एमिशन। अब ये वाला ऐसा है कि आर्टिकल्स यानी प्लास्टिक की बात कर रहा है, और प्लास्टिक को हम डिस्पोज कर सकते हैं जला के बिना कोई ग्रीन हाउस एमिशन के लिए। ऑब्वियसली प्लास्टिक जलेगा तो यार धुआं कार्बन तो एमिट करेगा ही करेगा, वरना तो प्लास्टिक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता दुनिया में। प्लास्टिक का रोना ही इसलिए रो रहा है कि प्लास्टिक को अगर जला दोगे तो गैस एमिट करता है, और अगर छोड़ दोगे तो कभी गलता नहीं है। तो ये मुझे पता है कि ये तो पक्का फॉल्स है, तो अगर ये पक्का फॉल्स है तो ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट कट गया। अब इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 तो पक्का ट्रू ही है, ठीक है। अब बात फंस जाती है 1 या 2 में से कौन ट्रू है। तो 2 अब यहाँ पे मुझे लग रहा था, चूंकि अल्कोहलिक ब्रेवरेज वी डोंट सी कि जनरली प्लास्टिक के बोतल में नहीं होती है, तो कैन बी यूज टू स्टोर, अगर कैन बी यूज होता तो कोई भी बोतल यूज नहीं करता, सस्ताई के चक्कर में लोग प्लास्टिक के बोतल में ही अल्कोहल भर के बेच रहे होते हैं। तो आई नो कि दिस इज फॉल्स, सो दिस इज फॉल्स, तो ये मेरा सही आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ आई अटेंड द क्वेश्चन, ठीक है, कि एक पॉइंट था जिससे मैं सर्टेनिटी था कि भाई ये तो होगा, सबको पता होगा कि यार प्लास्टिक जलाने से तो गैस निकलेगी निकलेगी। तो इस तरह के यूपीएससी बहुत से देता है, बट ऐसा भी नहीं हुआ कि बस ये 4 के नॉलेज से मुझे आंसर मिल गया, बट मेरे 2 पॉइंट एलिमिनेट हो गए और प्लस 1 पॉइंट इररिलेवेंट हो गया, और
मतलब कॉमन आ गया कि भाई 4 कट गया, अब 3 तो कॉमन है तो 3 2 है, अब बस मुझे 2 में डिसाइड करना है 1 2 में कौन सा सही है कौन सा गलत है, जिसमें 1 ऑब्वियसली देखने में ही बात सही ट्रू लग रहा था, और 2 चूंकि इसीलिए अवेयर, जस्ट अगर किसी कोई इतना अवेयर, मुझे ये बात पता चली कि प्लास्टिक के बोतल में अगर कोई भी दारू का ठेका वेका या कुछ वैसे देखता होगा या वाइन की बोतल वोटल देखता होगा, तो ही वुड हैव नोटिस कि यार जनरली प्लास्टिक की बोतल में नहीं होती है, वो ग्लास की बोतल में ही होती है, मूवी वूवी में भी तोड़ते हैं। सो उसे पता चल जाएगा कि दिस इज द फॉल्स, क्योंकि अगर ग्लास से ऑब्वियसली प्लास्टिक सस्ता होता है, अगर हो पाता तो सब लोग प्लास्टिक के बोतल में भर के बेच रहे होते हैं अल्कोहल, ठीक है। और ऐसा भी कोई हेल्थ बेनिफिट लोग नहीं देखते प्लास्टिक का, क्योंकि अल्कोहल ऐसे भी हार्मफुल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, अब इसमें तुमको पता है कि ये बर्ड है या नहीं है तब तो कर दोगे, नहीं आइडिया है किसी के बारे में तो नहीं कर पाओगे। तो इसमें मुझे पता था स्पून बिल तो बर्ड है, वाइट इब्लिस भी बर्ड है, बट आई वॉज नॉट सर्टेन अबाउट दिस, बट जनरली गोल्डन मशीर एक फिश है, सो अगर ये फिश है तो ये पक्की बर्ड नहीं होगी, सो दिस इज द राइट आंसर। तो देखो इसमें मुझे पता था कि ये है, तो दिस इज हाउ, मतलब बहुत सारी जैसे मछली उछली के बारे में भी किसी को क्यूरियोसिटी होती है, जस्ट बर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, सो यू शुड नो। अगर किसी को ये पता है कि ये फिश है तो भी वो आंसर सही कर लेगा, और किसी को ये पता है कि ये तीनों बर्ड है तो भी आंसर ये सही कर लेगा। सो जस्ट दीज थिंग्स, मतलब एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, फिश के बारे में थोड़ा बहुत नाम जो फेमस है वो तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। नाउ लेट्स सी, और अगर नहीं है, अब ऐसा भी नहीं कि बैठ के सब याद करने लगो, क्योंकि सब तो बहुत ही बर्ड के नाम भी बहुत हजारों बर्ड्स होंगे दुनिया में, फिश के भी हजारों, मतलब सैकड़ों टाइप होंगे। सो जस्ट जो भी इंपॉर्टेंट है जस्ट रीड देम। जब पढ़ोगे इन्वायरमेंट का, व्हेन वी विल स्टडी शंकर आईएएस, वी विल गेट टू नो अबाउट डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट बर्ड्स जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है, तो उसमें जितने याद रहते हैं, और उससे बेस्ड क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो नहीं है। बाकी जिसको फिश विश में इंटरेस्ट है, ही शुड नो कि इसको फिश है। और बहुत जैसे जनरली मशीर वशीर फिश के ही नाम होते हैं, बट ठीक है वो अपने गेस पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, अब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, आई नो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो कि पीस इसके क्या बोलते हैं, पल्सेस होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, जो कि हम ज्योग्राफी या इसमें भी इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। सो आई नो कि ये चिकपी तो होगा ही। अल्फा अल्फा ग्रास है, ये है कि नहीं है नहीं पता। अमरंथ क्या है इसके बारे में पता नहीं था। क्लोवर है कि नहीं है नहीं पता था। कुल्फा भी है कि नहीं है नहीं पता था। स्पिनच देखो, स्पिनच पालक के इतने हम गुण जानते हैं, और अगर गुण नाइट्रोजन फिक्सिंग होता तो पक्का कहीं ना कहीं मेंशन होता है किसी ना किसी एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि हर एनसीईआरटी बुक में पालक के लोग गुणगान गाते हैं कि पालक में ये है वो है, ये खाना चाहिए, पौपाई बन जाओगे पालक खा के। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग ये करता होता तो वो भी पक्का लोग मेंशन करते कि देखो इतना फायदा तो है ही, ये नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। सो आई न्यू कि यार पालक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है, कम से कम दाल वाल तो करता है, बट पालक दाल तो नहीं है, बट पालक नाइट्रोजन फिक्सिंग भी नहीं करता है। सो जस्ट इस बात से ही मेरा ये 3 पॉइंट एलिमिनेट हो गया था, एंड आई वाज एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। तो देखो चिकपी है ही, उसके अलावा अल्फा अल्फा भी है, और जो 4 क्लोवर भी है, ये सब नहीं है। सो दिस इज हाउ यूपीएससी फॉर्म्स द क्वेश्चन। अगर तुमको थोड़ा सा भी पता है कि अच्छा स्पिनच तो नहीं करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग, वरना मेंशन कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली जहां भी नाइट्रोजन जो भी अल्टीमेटली अल्फा अल्फा तो ग्रास है, लेकिन ये अमरंथ है या क्लोवर है या पुरुषलेन है, ये काफ़ी रेयर हैं, तभी मुझे भी नई नाम पता था इनका। बट स्पिनच और चिकपी या कोई पल्सेस ये काफ़ी कॉमन नाम होते हैं। तो जब भी हमेशा नाइट्रोजन फिक्सिंग जहाँ भी बुक में पढ़ा जाता होगा, तो हमेशा जहाँ वहाँ पे कॉमन एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तो अगर स्पिनच होता तो पक्का वहाँ पे एग्जाम्पल होता। सो आई नो कि स्पिनच नहीं था, सो दैट वाज जस्ट I was able to eliminate this question and get the right answer. ठीक है। Question turn, BioRock technology is talk about in which of the following situation? कोरल लीफ के बारे में से बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड है कि बिल्डिंग मटेरियल यूजिंग प्लांट रेसिड्यू, बायोरॉक से रिलेटेड। अब बायोरॉक से नाम से ही लग रहा है कि कोई एनिमल ही उस रॉक को फॉर्म कर रहा है, तो प्लांट रेसिड्यू से भी अगर यह आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस, प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया,
अब देखो इससे मैंने ये क्वेश्चन ऐसा किया था कि इसमें से देखो ये प्लांट मटीरियल बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात कर रहा है, ये एक्सट्रैक्शन शेल गैस के बारे में बात कर रहा है, एक्सप्लोरेशन। सो बायो रॉक टेक्नोलॉजी बेसिकली रॉक फॉर्म करता है कोरल रीफ्स के बारे में जब तुम पढ़ोगे तो देयर वो असल में रीफ्स होते हैं जो कि कोरल एनिमल्स होते हैं, वो जब मरते हैं तो उनका स्केलेटन एक तरह से रॉक फॉर्म करता है। मेनली हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो पूरा कोरल आइलैंड ही है। सो कोरल इज टाइप ऑफ बायो रॉक ही है, जो कोरल वाले रॉक्स होते हैं। सो मुझे पता था कि मे बी बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू द रेस्टोरेशन ऑफ द कोरल रीफ। सो ऐसे भी तुमको पता है अगर कोरल क्या होते हैं, कोरल बायो रॉक वर्ड से भी अगर थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट दिस आंसर। वरना अगर कहीं पढ़ा है बायो रॉक टेक्नोलॉजी कोरल से रिलेटेड है तो वेल एंड गुड, तब तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर। अब मियावाकी मेथड अगर पढ़े हो, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन द एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, क्रिएशन ऑफ मेनी फॉरेस्ट एरिया, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी इन कोस्टल एरिया। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है। मियावाकी देखो, अनलाइक बायो रॉक, जहाँ बायो रॉक को ही तोड़ के, अच्छा बायो मतलब एनिमल मतलब लिविंग बीइंग और रॉक मतलब रॉक, बायो लिविंग बीइंग से जो रॉक बनता है। अच्छा कोरल हैं जो रॉक फॉर्म करते हैं स्केलेटन से, वहाँ से हमने थोड़ा बहुत दिमाग लगा के ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। ऑब्वियसली आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर तुक्का मारना है तो ये है। बट मियावाकी मेथड, मियावाकी एज अ वर्ड से कुछ भी क्लियर नहीं है। तो अगर किसी को पता है कि मियावाकी क्या है, सो ही विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगर किसी को पता नहीं है सो ही वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जरूर कुछ ना कुछ फेमस ही होगा, कमर्शियल फार्मिंग या कुछ वैसा रिलेटेड, तभी यूपीएससी पूछी है। जस्ट गो थ्रू इट क्या है। बट द आइडिया ऑफ दिस डिस्कसिंग दिस पेपर इज दैट कि वो ट्रिक्स एंड भी तुमको पता चलते जाए, सो दैट यू स्टडी द सिलेबस और किस चीज़ पे फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, मैप्स कितने इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को कॉन्सेप्ट पता करना कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड को सर्च करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें पता चल जाए। और एट द एंड ऑफ द डे जब ये सारा पढ़ने के बाद जब यूपीएससी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठो तो वो नॉलेज को यूज करके क्वेश्चन कैसे सही निकाल लो, इसका ट्रिक I wanted to teach you using this क्वेश्चन डिस्कशन, क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज। और बाकी इस तरह के भी क्वेश्चन यूपीएससी आती है, ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चन देखा था जो प्रॉपर फैक्चुअल है। अगर आते हैं, जैसे वो साउथ अफ्रीका के लेक से रिलेटेड क्वेश्चन था, या वो रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें कुछ तुम ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। अगर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। सो लेट्स स्टॉप फ्रेंड्स हियर, 50 क्वेश्चन पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।